इस किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड आपकी पूरी जिंदगी को चुपचाप नियंत्रित करता है, चाहे आपको इसका एहसास हो या ना हो। और जीवन में जो भी आप बार बार सोचते हैं, महसूस करते हैं, विश्वास करते हैं, वही आपके अवचेतन में गहराई तक जाकर आपकी वास्तविकता बन जाता है। इसी वजह से लेखक जोसेफ मर्फी शुरुआत में ही बताते हैं कि इंसान अपने विचारों का गुलाम नहीं बल्कि मालिक होता है, क्योंकि विचारों को बदलते ही परिणाम बदल जाते हैं। अब बात आती है कि अवचेतन मन काम कैसे करता है। तो ये मन तर्क नहीं करता, बहस नहीं करता, ये केवल वही स्वीकार करता है जो आप उसे लगातार बताते हैं। अगर आप खुद से कहते हैं कि मैं असफल हूं, मेरे लिए कुछ भी आसान नहीं, मुझे पैसे नहीं मिलते, मेरी सेहत खराब रहती है, तो अवचेतन मन इन बातों को आदेश की तरह ग्रहण करके आपके जीवन में वही परिस्थितियां बनाता रहता है। जबकि अगर आप खुद से कहते हैं कि मैं सक्षम हूं, मेरी जिंदगी बेहतर होती जा रही है, पैसा मेरे जीवन में सहज रूप से आता है, मैं स्वस्थ और ऊर्जावान हूं, तो अवचेतन भी इसे सत्य मानकर आपकी वास्तविकता उसी दिशा में मोड़ना शुरू कर देता है। और यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। लेखक बताते हैं कि अवचेतन मन दिन रात काम करता रहता है, चाहे आप सो रहे हों, थके हों, तनाव में हों, ये अपनी प्रक्रिया में सक्रिय रहता है और उसी दिशा में ऊर्जा भेजता है जिस दिशा में आपने अपने विचारों का फोकस लगाया है। इसलिए जीवन में सबसे जरूरी चीज है अपने विचारों की गुणवत्ता को बदलना, क्योंकि वही आपकी परिस्थितियों, रिश्तों, सेहत और आर्थिक स्थिति को बदलने की ताकत रखते हैं। ये किताब कहती है कि आपका अवचेतन मन आपके शरीर की हर कोशिका तक प्रभाव डाल सकता है। यही वजह है कि डर, तनाव और नकारात्मक विचार शरीर में बीमारी के रूप में प्रकट होते हैं, जबकि आशा, शांति और सकारात्मक विचार शरीर में उपचार की प्रक्रिया को तेज करते हैं। लेखक ने कई उदाहरण देकर समझाया है कि लोग केवल विश्वास की ताकत से बड़ी बड़ी बीमारियों से ठीक हुए, केवल अपनी मानसिक छवि बदलने से गरीब से समृद्धि बने, केवल अवचेतन को सही आदेश देने से उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। और ये कोई जादू नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक नियम है जिसे हम जाने या ना जाने ये हमेशा काम करता है। इसलिए जो इंसान अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करना सीख लेता है, वो अपनी किस्मत बदल सकता है। अब सवाल उठता है कि अवचेतन को निर्देश कैसे दिए जाएं। इसका पहला तरीका है ऑटो सजेशन, यानी स्वयं को लगातार सही बातें दोहराना। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति कहे मैं सफल हूं और हर दिन बेहतर निर्णय ले रहा हूं, मेरी आय बढ़ रही है, ईश्वर मेरी मदद कर रहे हैं, मेरी सेहत चमकदार और मजबूत है, तो अवचेतन इन बातों को सच मानकर परिणाम देना शुरू कर देता है। दूसरा तरीका है कल्पना या विजुअलाइजेशन। अवचेतन मन चित्रों और भावनाओं के माध्यम से काम करता है। इसलिए अगर आप मन में वो स्थिति स्पष्ट महसूस करें जो आप पाना चाहते हैं, जैसे नई नौकरी, आर्थिक स्वतंत्रता, स्वस्थ शरीर, खुशहाल रिश्ते आदि, तो अवचेतन उसी दिशा में परिणाम दिखाना शुरू कर देता है। लेखक कहते हैं कि आपको अपनी मनचाही चीज को इस तरह कल्पना करनी है जैसे वो पहले से आपके पास है। तीसरा तरीका है विश्वास, क्योंकि अवचेतन केवल वही स्वीकार करता है जिस पर आप वास्तविक रूप से यकीन करते हैं। अगर आप केवल बोलते रहें लेकिन दिल में विश्वास न हो तो प्रक्रिया कमजोर पड़ जाती है। इसलिए लेखक आपको यह अभ्यास करने को कहते हैं कि हर रात सोने से पहले और हर सुबह जागने के बाद 5-10 मिनट अपने लक्ष्यों, इच्छाओं और विश्वासों पर मानसिक रूप से ध्यान दें, क्योंकि यह समय अवचेतन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। इस किताब का पहला संदेश यही है कि आपके अंदर एक अपार शक्ति छिपी है और उसकी चाबी आपके विचारों, भावनाओं और विश्वासों में है। अगर आपने इस शक्ति को सही दिशा में मोड़ दिया तो आप धन, सफलता, सेहत, शांति, रिश्ते, जीवन का कोई भी पहलू बदल सकते हैं। और अगर आपने इसे गलत दिशा में भेजा तो अवचेतन अनजाने में आपके लिए समस्याएं खड़ी करता रहेगा। इसलिए लेखक कहते हैं कि अपने अवचेतन को आदेश दो, उसे सही जानकारी दो, उसे प्रेम, विश्वास और उम्मीद से भर दो, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं और जैसा आप विश्वास करते हैं वैसा आपका भविष्य बनता है। बस शुरुआत यहीं से होती है, अपने विचारों की जिम्मेदारी लेने से और अपने अंदर छिपी इस विशाल शक्ति को पहचानने से। जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यही कहता है कि आपका अवचेतन मन वही बनाता है जिस पर आप विश्वास करते हैं, न कि सिर्फ वो जो आप चाहते हैं।
चाहत और विश्वास में जो अंतर है वही आपकी जिंदगी के हर अनुभव का असली कारण है। चाहत तो हर कोई करता है, कोई अमीर बनना चाहता है, कोई स्वस्थ होना चाहता है, कोई रिश्ते सुधारना चाहता है, लेकिन अवचेतन मन आपकी चाहत नहीं सुनता, वो सिर्फ आपका गहरा, भावनात्मक और लगातार दोहराया हुआ विश्वास सुनता है। यही कारण है कि लोग कहते हैं मैं बहुत पैसा चाहता हूं, पर भीतर कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि पैसा पाना मुश्किल है, अवसर नहीं मिलते, किस्मत साथ नहीं देती, दुनिया कठोर है। अवचेतन मन इस विश्वास को पकड़ लेता है और फिर जिंदगी में वही परिस्थितियां खड़ी करता है जो इस विश्वास से मेल खाती हैं। इसलिए जोसेफ मर्फी कहते हैं कि अवचेतन मन को बदलने का पहला कदम यह है कि आप ये समझें कि आप अभी क्या मानते हैं। जब तक आप अपने गहरे नकारात्मक विश्वासों की पहचान नहीं करेंगे, तब तक उन्हें बदल नहीं पाएंगे। आप जो सोचते हैं वही नहीं बनते, आप जो मानते हैं वही बनते हैं। और यह फर्क समझना ही अवचेतन शक्ति का असली द्वार खोलना है। दूसरा सिद्धांत यह है कि अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो सवाल नहीं पूछता, वो बहस नहीं करता, वो केवल वही स्वीकार करता है जो आप उसे लगातार बताते हैं। अगर आप खुद से कहते हैं कि मैं बीमार हूं, मैं कमजोर हूं, मैं दुखी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे जीवन में बुरा ही होता है, तो अवचेतन मन इस आदेश की तरह से स्वीकार करके आपके जीवन में वैसी ही घटनाएं खींचता है, क्योंकि उसका काम ही यही है कि वो आपकी मान्यताओं को बाहरी अनुभव में बदल दे। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि मिट्टी में जो बीज डालो वही उगेगा। मिट्टी को फर्क नहीं पड़ता कि बीज अच्छा है या बुरा, वो बस उसे उगा देती है। आपका अवचेतन भी ऐसी ही मिट्टी है, जो बोओगे वही पाओगे। इसलिए यह समझना बेहद जरूरी है कि आपके मुंह से निकला हर शब्द, आपके मन में चल रही हर कल्पना, आपकी दी गई हर भावनात्मक प्रतिक्रिया सब अवचेतन में बीज बनकर गिरती है। तीसरा सिद्धांत है कि कल्पना अवचेतन मन की भाषा है। अवचेतन मन शब्दों से ज्यादा चित्रों पर प्रतिक्रिया करता है। अगर आप खुद को सफल होते, खुश होते, स्वस्थ होते हुए जीवंत चित्रों में महसूस करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उन चित्रों को सच मानकर आपकी शरीर क्रिया, ऊर्जा और निर्णयों को उसी दिशा में मोड़ देता है। कल्पना किसी भी बदलाव की सबसे शक्तिशाली शुरुआत है। यही कारण है कि खेल, बिजनेस, कला, हर क्षेत्र के महान लोग विजुअलाइजेशन का उपयोग करते हैं। वो बिना हकीकत में हासिल किए पहले अपने मानसिक पर्दे पर उसे हासिल कर लेते हैं और फिर वास्तविकता उस मानसिक तस्वीर के पीछे पीछे चलती हुई आती है। चौथा सिद्धांत है भावनाएं आपका आदेश तेजी से अवचेतन में धकेल देती हैं। सिर्फ सोचना काफी नहीं है, सोचे हुए को महसूस करना जरूरी है। जब आप समृद्धि के बारे में सोचते हैं और भीतर उत्साह, आभार और भरोसा पैदा करते हैं, तब आपका अवचेतन इसे सच्चाई मान लेता है। लेकिन यदि आप समृद्धि के बारे में सोचते हुए डरते हैं कि यह होगा या नहीं, तो अवचेतन आपके डर को सच्चाई मान लेता है। इसलिए जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपको वो महसूस करना शुरू करना होगा जो आप पाना चाहते हैं, न कि वो महसूस करना जो आप अभी महसूस करते हैं। आपकी वर्तमान भावनाएं आपका वर्तमान रियलिटी बनाती हैं, आपकी कल्पित भावनाएं आपकी फ्यूचर रियलिटी बनाती हैं। पांचवा सिद्धांत है कि अवचेतन मन नींद के समय सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। सोने से ठीक पहले के 5 से 10 मिनट को और जागने के बाद के 5 से 10 मिनट को गोल्डन टाइम कहा जाता है, क्योंकि इस समय आपका चेतन मन धीमा और अवचेतन पूरी तरह खुला हुआ होता है। यदि आप सोने से पहले खुद से कहते हैं कि मैं असफल हूं, सब गलत हो रहा है, कल का दिन भी खराब होगा, तो अवचेतन उस आदेश को रात भर दोहराता रहता है। लेकिन यदि आप सोने से पहले कहते हैं कि मैं शांत हूं, स्वस्थ हूं, खुश हूं, मैं अवसरों को आकर्षित कर रहा हूं, तो अवचेतन उसे सच बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। यही कारण है कि प्रार्थना, मंत्र, सकारात्मक वाक्य यानी अफर्मेशंस सोने से पहले सबसे ज्यादा असर करते हैं। छठा सिद्धांत है कि अवचेतन को बदलने का सबसे आसान तरीका है दोहराव यानी रिपीटिशन। जब आप किसी नई बात को शांत मन से, विश्वास के साथ और बार बार दोहराते हैं, तो अवचेतन धीरे धीरे पुरानी मान्यता को छोड़ देता है और नई मान्यता को स्वीकार कर लेता है। आपका अवचेतन मन समय के साथ किसी भी विश्वास को सच मान लेता है, बस दोहराव लगातार होना चाहिए। लगातार दोहराव एक नई न्यूरल पाथवे बना देता है और आपका पूरा व्यवहार बदल जाता है। सातवां सिद्धांत यह है कि अवचेतन मन चमत्कार नहीं करता, वो नियत प्रकृति के नियमों के अनुसार काम करता है। वो तभी आपके लक्ष्य पूरे करेगा जब आपके भीतर विरोधाभास नहीं रखेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं लेकिन भीतर मानते हैं कि पैसा खराब चीज है, पैसों से लोग बिगड़ जाते हैं, तो अवचेतन आपको कभी अमीर नहीं बनने देगा, क्योंकि वो आपको वही देगा जो आपकी गहरी मान्यताओं से मेल खाता है। इसलिए लक्ष्य से पहले विश्वास बदलना जरूरी है। आठवां सिद्धांत है कि अवचेतन मन वही बनाता है जिस पर आपका लगातार ध्यान है।
चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप क्या अनुभव कर रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आप किस पर ध्यान दे रहे हैं। अगर आप समस्याओं पर ध्यान देते हैं तो अवचेतन और समस्याएं पैदा करता है। अगर आप समाधान, अवसर और सुधार पर ध्यान देते हैं तो अवचेतन उसी दिशा में परिणाम देना शुरू करता है। ध्यान ही वास्तविकता बनाता है। 9वां सिद्धांत है कि अवचेतन मन आपके शब्दों से अधिक आपकी अपेक्षा को सुनता है। यदि आप कुछ मांगते हैं लेकिन उम्मीद नहीं रखते कि वो मिलेगा, तो अवचेतन उसी उम्मीद को सच करता है। इसलिए हमेशा उम्मीद को लक्ष्य से जोड़ें। 10वां सिद्धांत है कि अवचेतन मन आपके लिए आध्यात्मिक और मानसिक पुल है। उसी के माध्यम से आप अपनी आंतरिक शक्ति को वास्तविक दुनिया में अनुभव के रूप में उतारते हैं। जब आप इस प्रक्रिया को समझ लेते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपकी जिंदगी कभी बाहरी परिस्थितियों से नियंत्रित नहीं होती, बल्कि आपकी आंतरिक मान्यताओं से नियंत्रित होती है। मन जिस दिशा में बहता है, जीवन उसी दिशा में ढलता जाता है। और यही बात हमें इस हिस्से में सबसे गहराई से समझनी है कि अवचेतन मन कभी तर्क नहीं करता। वो सिर्फ वही स्वीकार करता है जो आप उसे बार बार गहराई से और भावना के साथ देते हैं। इसीलिए अगर आप खुद को कमजोर कहते हैं तो अवचेतन मन उसे सत्य मान लेता है। अगर आप खुद को असफल मानते हैं तो वो आपके लिए वही वास्तविकता तैयार कर देता है। लेकिन इस अध्याय का असली चमत्कार यह है कि जैसे ही आप अपने विचारों की दिशा बदलते हैं, वैसे ही अवचेतन मन का पूरा ढांचा बदलना शुरू हो जाता है और आपकी जिंदगी नई दिशा में बहने लगती है। क्योंकि अवचेतन मन एक विशाल इंजन की तरह है जो बिना रुके काम करता रहता है, चाहे आप जाग रहे हों या सो रहे हों, और वो हर क्षण आपकी सोच को वास्तविक अनुभवों में बदलने की प्रक्रिया में लगा रहता है। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को जीवन में कष्ट मिला है, आत्मविश्वास टूटा है या बार बार असफलता मिली है, तो ये उसकी किस्मत नहीं, बल्कि उसके अवचेतन मन के भीतर जमा हुए नकारात्मक आदेशों का परिणाम होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अवचेतन मन को कभी भी दोबारा प्रशिक्षित किया जा सकता है और उससे नए निर्देश देकर जीवन को पूरी तरह बदला जा सकता है। क्योंकि ये मन बहुत आज्ञाकारी होता है और जिस सोच को आप भावनाओं के साथ बार बार दोहराते हैं, वही उसके लिए नया नियम बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति लगातार कहता है कि मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरा लक खराब है, तो वो अपने अवचेतन मन में कमी, डर और असफलता का बीज बो रहा है। और अवचेतन मन उस बीज को हकीकत में बदलकर उसके जीवन में वही परिस्थितियां खींचता रहता है। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति अपनी सोच बदलकर ये कहना शुरू कर देता है कि मेरे लिए अवसर बन रहे हैं, मैं योग्य हूं, मैं सफलता को आकर्षित कर रहा हूं, तो अवचेतन मन तुरंत इस नई दिशा में काम करना शुरू कर देता है और जीवन में ऐसे मौके आने लगते हैं जो पहले कभी दिखते भी नहीं थे। यह अध्याय हमें बताता है कि अवचेतन मन शब्द नहीं समझता, वो भावना समझता है। यानी आप अगर कहते हैं मैं अमीर हूं, लेकिन भीतर डर है कि नहीं ऐसा कैसे होगा, तो अवचेतन मन शब्द नहीं बल्कि भीतर के डर को आदेश मानता है और वही डर आपकी वास्तविकता बन जाता है। इसलिए जो भी नया विश्वास आपको अपने भीतर स्थापित करना हो, उसे भावना, विश्वास और लगातार दोहराव के साथ अवचेतन मन तक पहुंचाना होगा। यहां एक और गहरी बात यह है कि अवचेतन मन को चित्र बहुत जल्दी समझ आता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपने आप को सफल होते हुए, अच्छा जीवन जीते हुए, खुश और संतुष्ट देखते हुए कल्पना करता है, तो अवचेतन मन इस कल्पना को वास्तविक मान लेता है और उसे सच बनाने के लिए स्थितियां, लोग, अवसर और समय को उसी दिशा में मोड़ना शुरू कर देता है। अगर कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को लेकर नकारात्मक सोचता है, बीमारी की कल्पना करता है, मन में डर पैदा करता है कि उसका शरीर कमजोर हो रहा है, तो अवचेतन मन उसी डर का अनुसरण कर शरीर पर प्रभाव डालना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति ये निर्णय लेता है कि मैं स्वस्थ हूं, मेरा शरीर मजबूत है और अपने आप को ऊर्जा से भरा हुआ कल्पना करता है, तो अवचेतन मन शरीर की पूरी प्रणाली को नए आदेशों के अनुसार चलाना शुरू कर देता है। अवचेतन मन का सबसे चमत्कारी गुण यह है कि यह कोई भी आदेश अभी से लागू करता है। इसलिए अगर आप कहते हैं एक दिन मैं सफल होऊंगा, तो यह इसे भविष्य में टाल देता है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं अभी सफलता आकर्षित कर रहा हूं, मेरी प्रगति अभी शुरू हो चुकी है, तो यह तुरंत उसी क्षण कार्यशील हो जाता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि अवचेतन मन के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा या छोटा नहीं होता, कठिन या आसान नहीं होता, असंभव या संभव नहीं होता। ये सभी आदेशों को एक समान रूप से स्वीकार करता है और वही वास्तविकता बनाने की प्रक्रिया में लग जाता है।
इसलिए जब आप अपनी सोच को बड़े सपनों की ओर मोड़ते हैं और अंदर से ये महसूस करते हैं कि आप उसके योग्य हैं, तो ब्रह्मांड आपके अवचेतन मन के साथ मिलकर रास्ते बनाने लगता है। इसके साथ ही यह अध्याय चेतावनी भी देता है कि नकारात्मकता, डर, गुस्सा, जलन और आत्मसंदेह वो जहर हैं जो अवचेतन मन को गलत दिशा में मोड़ देते हैं। इसलिए आपको हर दिन ये तय करना होगा कि आप अपने मन को कौन सा आदेश दे रहे हैं, क्योंकि अवचेतन मन उसे कभी नकारता नहीं, वो तुरंत स्वीकार कर लेता है और उसे सच बनाना शुरू कर देता है। यह अध्याय हमें मजबूती से यह एहसास कराता है कि हमारी सोच सिर्फ सोच नहीं है, बल्कि ऊर्जा है, आदेश है, बीज है, और हम जो भी जीवन में अनुभव कर रहे हैं वो उसी मानसिक आदेशों का परिणाम है जो हमने अपने अवचेतन मन को दिए हैं। इसलिए अगर जीवन बदलना है, परिस्थितियां बदलनी है, रिश्ते सुधारने हैं, पैसा आकर्षित करना है या आत्मविश्वास बढ़ाना है, तो पहला कदम अपने अवचेतन मन के निर्देशों को बदलना है। क्योंकि जैसे ही आपके भीतर की दुनिया बदलती है, बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाती है। यही इस भाग का सबसे बड़ा मैसेज है। आप वही बनते हैं जो आप अपने अवचेतन मन को बनने देते हैं। अवचेतन मन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो हर आदेश को सच मान लेता है, चाहे वो आदेश डर से दिया गया हो, चाहत से दिया गया हो या आदत से निकला हुआ हो। और जब इंसान ये समझ लेता है कि उसका हर विचार एक बीज है जो उसके अंदर बोया जा रहा है, तब उससे निकलने वाले नतीजे कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक बिल्कुल वैज्ञानिक प्रक्रिया का परिणाम होते हैं। इसीलिए अगर कोई इंसान रोज ये सोचता है कि वो कमजोर है, उसकी किस्मत खराब है, उसके लिए अच्छे मौके नहीं आते, लोगों का व्यवहार उसके साथ सही नहीं है, ये जिंदगी उसके खिलाफ है, तो अवचेतन मन इन बातों को एक हुक्म की तरह ग्रहण कर लेता है और उसी के अनुसार वास्तविकता को आकार देना शुरू कर देता है। क्योंकि अवचेतन मन का काम दो चीजों पर आधारित है। पहला, हर बात को बिना सवाल किए स्वीकार करना। दूसरा, स्वीकार की गई बात के अनुसार दुनिया से अनुभव खींचकर उसे वास्तविक बनाना। और यही कारण है कि जब कोई इंसान अपने बारे में नेगेटिव मान लेता है तो उसके आसपास बिल्कुल वैसी ही परिस्थितियां उभरने लगती हैं। जबकि जिस इंसान के अंदर खुद के लिए सम्मान, भरोसा और जीतने का विश्वास होता है, उसका अवचेतन मन उसी विश्वास को हकीकत में बदलने के लिए रास्ते बनाता चला जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके हालात उनके सोच से बड़े हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हालात सिर्फ उसी दिशा में पड़ते हैं जहां सोच उन्हें ढकेलती है। क्योंकि अवचेतन मन लगातार तस्वीरों में काम करता है और जो तस्वीर आप अंदर बनाते हैं वही बाहर प्रकट होती है। इसीलिए इस भाग में सबसे महत्वपूर्ण सीख यही है कि हमें हर वक्त ये देखना चाहिए कि हम अपने अवचेतन मन को कैसी तस्वीरें, कैसी बातें और कैसी भावनाएं भेज रहे हैं। अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो बीमारी की इमेज मत भेजिए। अगर आप सफलता चाहते हैं तो असफलता की तस्वीर मत भेजिए। अगर आप शांति चाहते हैं तो संघर्ष की भावना मत भेजिए। क्योंकि अवचेतन मन भाषा नहीं समझता, वो सिर्फ छवि और भावना समझता है और वही वापस आपके संसार में घुमाकर पहुंचा देता है। जब कोई इंसान किसी लक्ष्य के बारे में सोचते समय घबराता है या शक करता है, तो अवचेतन मन उस घबराहट और शक को प्राथमिकता देता है और फिर ऊर्जा उसी दिशा में बहने लगती है जहां डर मौजूद है, ना कि जहां इच्छा है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि अवचेतन मन तक पहुंचने का रास्ता डर नहीं बल्कि भरोसा है, आदेश नहीं बल्कि विश्वास है। और यही कारण है कि प्रार्थना तभी स्वीकार होती है जब उसके साथ सकारात्मक भावनाओं का मेल होता है। जो इंसान अपनी इच्छा के लेकर आधा विश्वास और आधा डर रखता है, वो अपने अवचेतन मन को दो विपरीत आदेश भेजता है, जिससे परिणाम लगातार उलझे हुए आते हैं। लेकिन जब विश्वास 100% हो जाता है, तब उसका अवचेतन मन उसके लिए वो सब आकर्षित कर देता है जिसे लोग चमत्कार समझते हैं। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए, चाहे कलाकार हों, वैज्ञानिक हों या उद्यमी, सब ने एक बात स्वीकार की है कि उनके अंदर कोई अदृश्य शक्ति थी जो उन्हें सही समय पर सही विचार देती रही, सही लोगों से मिलवाती रही और कठिन से कठिन समस्या में हल उपलब्ध कराती रही। और यही शक्ति अवचेतन मन की शक्ति है। ये शक्ति कभी कम नहीं होती, बस इंसान की सोच उसे सीमित कर देती है। जब कोई इंसान उम्मीद खो देता है तो उसका अवचेतन मन भी सारी ऊर्जा धीमी कर देता है। जबकि जब कोई इंसान उम्मीद के साथ अपनी इच्छा को रोज दोहराता है, उस पर विश्वास रखता है और उसे पहले से सच मानकर जीता है, तो धीरे धीरे वही इच्छा बाहरी दुनिया में प्रकट होने लगती है।
अवचेतन मन को सक्रिय करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है कल्पना। जिस चीज की आप स्पष्ट तस्वीर बना सकते हैं उसे आप वास्तविकता में बदल सकते हैं। लेकिन तस्वीर धुंधली नहीं होनी चाहिए, उसमें भावनाएं होनी चाहिए, उसमें जीवंतता होनी चाहिए और उसमें यह भावना होनी चाहिए कि आप उसे पा चुके हैं। बहुत से लोग कल्पना तो करते हैं लेकिन साथ ही संदेह भी करते हैं और संदेह कल्पना पर भारी पड़ जाता है, क्योंकि अवचेतन मन हमेशा सबसे मजबूत भावना को प्राथमिकता देता है। इसलिए अगर आप चाह रहे हैं कि कोई सपना सच हो तो उसे कभी भविष्य के रूप में नहीं सोचना, बल्कि जैसे वो अभी हो रहा है वैसे सोचना, जैसे आप उसे जी रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। जब तक इच्छा भविष्य में है, अवचेतन मन उसे हमेशा भविष्य में रखता है, लेकिन जैसे ही आप उसे वर्तमान बनाकर महसूस करने लगते हैं, अवचेतन मन उसे आपकी भौतिक दुनिया में खींचने लगता है। अवचेतन मन को आप आवाज, चित्र, भावनाओं और विश्वासों के माध्यम से प्रोग्राम करते हैं, और अगर ये प्रोग्रामिंग लगातार प्रेम और विश्वास के साथ की जाए तो असंभव भी संभव बन जाता है। इसलिए इस पूरे अध्याय का मुख्य सिद्धांत ये है कि अपनी सोच की गुणवत्ता को बदलने से पहले जीवन की गुणवत्ता नहीं बदल सकती। इस किताब के इस हिस्से में बात आती है उस सबसे गहरे सिद्धांत की जिसमें लेखक बताता है कि यदि इंसान अपने जीवन में स्थायी बदलाव चाहता है तो उसे अपने विचारों को नहीं बल्कि अपने विश्वासों को बदलना होगा, क्योंकि विचार बदलते रहते हैं लेकिन विश्वास इंसान की दिशा तय करते हैं, और जब विश्वास ही गलत हो तो दुनिया की सबसे अच्छी रणनीति भी इंसान को आगे नहीं बढ़ा सकती। इसलिए लेखक कहता है कि हर इंसान को खुद के भीतर झांक कर यह पता लगाना चाहिए कि वो किन बातों पर भरोसा करता है और क्या वे बातें सचमुच उसकी जिंदगी में मदद कर रही हैं या उसे अंदर से कमजोर कर रही हैं। अक्सर लोग खुद को रोकने वाले विश्वासों के साथ जीते हैं, जैसे कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास इतना समय नहीं, मेरी किस्मत खराब है। और सबसे खतरनाक विश्वास होता है मेरी जिंदगी ऐसी है और मैं इसे बदल नहीं सकता, जबकि सच इसके बिल्कुल उलट है। इंसान की जिंदगी कभी स्थायी नहीं होती, वो रोज बदलती है, और इंसान के पास इतना अधिकार हमेशा होता है कि वो अपने आने वाले कल को बदल सके। लेकिन समस्या ये है कि हम अपने पुराने अनुभवों को ही सत्य मान लेते हैं और खुद को उन्हीं सीमाओं में बांध देते हैं। लेखक बताता है कि विश्वास उस दीवार की तरह है जिसे आप खुद बनाते हो और फिर उसी दीवार के भीतर कैद भी हो जाते हो। लेकिन जब आप अपने विश्वासों को चुनौती देना शुरू करते हो तो ये दीवार टूटने लगती है और आपके सामने नई संभावनाएं खुलने लगती हैं। इस हिस्से में लेखक एक महत्वपूर्ण बात समझाता है कि हमारे विश्वासों का निर्माण हमारे विचारों, हमारे माहौल और हमारे पिछले अनुभवों से होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे हमेशा सही हों। कई बार बचपन में सुनी गई बातें जैसे कि तुम कमजोर हो, तुम धीमे हो, तुम ढंग से नहीं कर पाते, ये सब बातें अवचेतन मन में जमा हो जाती हैं और फिर इंसान उसी के आधार पर खुद को आंकने लगता है। लेकिन लेखक कहता है कि इंसान को अपने भीतर ये हिम्मत पैदा करनी होगी कि वो इन पुराने विश्वासों को तोड़ सके और उनके स्थान पर नए, सकारात्मक और मजबूत विश्वास स्थापित कर सके, क्योंकि जब विश्वास बदलते हैं तब पूरी जिंदगी बदल जाती है। किताब इस बात पर जोर देती है कि नए विश्वास बनाने का सबसे आसान तरीका है खुद को उन परिस्थितियों में डालना जो आपके पुराने डर को चुनौती दें। अगर किसी को लगता है कि वो लोगों के सामने बोल नहीं सकता तो उसे धीरे धीरे छोटी बैठकों में अपनी बात रखने की शुरुआत करनी चाहिए। अगर किसी को लगता है कि वो सफलता का हकदार नहीं है तो उसे छोटी छोटी उपलब्धियां हासिल करके खुद को साबित करना चाहिए कि वो सक्षम है। अगर किसी को लगता है कि वो जीवन में देर कर चुका है तो उसे उन लोगों की कहानियां पढ़नी चाहिए जिन्होंने जीवन के किसी भी उम्र में सफलता पाई है, क्योंकि प्रेरणा इंसान के भीतर मौजूद वो चाबी है जो बंद पड़े दरवाजों को भी खोल देती है। लेखक कहता है कि विश्वास बदलने का सबसे शक्तिशाली तरीका है खुद को रोज ये याद दिलाना कि मैं वैसा बन सकता हूं जैसा मैं बनना चाहता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करना सीख जाता है वो किसी भी परिस्थिति को अपनी ताकत में बदल देता है। इंसान की क्षमता असीमित है, लेकिन वो इसे तभी समझ पाता है जब वो अपने मन में मौजूद सीमाओं को तोड़ता है, और दुनिया की सबसे बड़ी सीमा है खुद पर संदेह करना। जब इंसान खुद को कम समझता है तो वो कम प्रयास करता है, कम अवसर देखता है और कम सफलता पाता है। लेकिन जब इंसान खुद पर भरोसा करता है तब वो उन रास्तों को भी देख लेता है जो आम लोगों की नजरों से छुपे होते हैं। इसी वजह से लेखक कहता है कि विश्वास सिर्फ मानसिक बात नहीं बल्कि जीवन को आगे ले जाने की वास्तविक शक्ति है।
इस हिस्से में लेखक एक और गहरी बात कहता है कि व्यक्ति को यह भी समझना चाहिए कि विश्वास बदलने के लिए उसे अपने माहौल को भी बदलना पड़ सकता है। यदि आप हमेशा नकारात्मक और आपको रोकने वाले लोगों के बीच रहेंगे तो आपके विश्वास भी नकारात्मक बनेंगे। लेकिन अगर आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखेंगे जो आपको प्रेरित करें, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें और जो खुद जीवन में प्रगति कर रहे हों, तो आप भी उसी लय में चलने लगेंगे। इसलिए लेखक ये समझाता है कि आपका माहौल आपके विश्वासों को आकार देता है, इसलिए इसे समझदारी से चुनो। कई लोग नई शुरुआत इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वे असफल हुए तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन लेखक का कहना है कि असफलता विश्वास को कमजोर नहीं करती बल्कि उसे मजबूत बनाती है, क्योंकि हर गलती ये सिखाती है कि अगली बार क्या सुधार किया जा सकता है। इस तरह विश्वास अनुभवों से नहीं बल्कि सही दृष्टिकोण से बनते हैं, और यही दृष्टिकोण इंसान को साधारण से असाधारण बनाता है। किताब कहती है कि हर दिन अपने नए विश्वासों को मजबूत करने के लिए खुद को सकारात्मक वाक्य दो। चाहे लोग कहें कि ये सिर्फ बातें हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अवचेतन मन शब्दों को सच मानने लगता है। जब आप रोज अपने आप को ये दोहराते हैं कि मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं, मैं सक्षम हूं, मैं अवसरों को पकड़ना जानता हूं, मैं आज कल से बेहतर बनूंगा, तो ये शब्द धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। जिंदगी में वही होता है जो हम सोचते हैं। लेखक इस हिस्से का अंत इस बात से करता है कि विश्वास बदलना कोई एक दिन का काम नहीं बल्कि एक यात्रा है, और इस यात्रा की शुरुआत तब होती है जब आप अपने पुराने डर को पहचानते हैं और उन्हें चुनौती देते हैं, जब आप खुद को वो इंसान बनने की अनुमति देते हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे, और जब आप खुद को अपनी सीमाओं से मुक्त होने देते हैं, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ी जीत कोई नहीं कि इंसान खुद को जीत ले, और जो खुद को जीत लेता है वो दुनिया को भी जीत लेता है। यही विश्वास की असली शक्ति है और यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। जब तुम ये समझ जाते हो कि आत्म मूल्य किसी बाहरी चीज पर नहीं बल्कि तुम्हारे अपने भीतर के विश्वास पर टिका है, तो जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगती है। और यही वो मोड़ है जहां इस किताब का छठा हिस्सा तुम्हें एक गहरे सच से मिलवाता है कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी ये नहीं कि वो कमजोर है, बल्कि वो अपनी ताकत को पहचान नहीं पाता। क्योंकि दुनिया तुम्हें हमेशा बताती है कि तुम और ज्यादा बन सकते हो, और तुम उस दौड़ में खो जाते हो जहां तुम्हें खुद को साबित करना पड़ता है। लेकिन असली लड़ाई वहां जीतती है जहां तुम खुद को स्वीकार करना शुरू करते हो कि तुम जैसे हो उसी रूप में काफी हो, और ये स्वीकारना जीत की शुरुआत है। अक्सर हम ये मानने लगते हैं कि आत्मविश्वास तभी आएगा जब हम सफल होंगे, लेकिन सच्चाई उल्टी है। पहले आत्मविश्वास आता है, फिर सफलता उसके पीछे पीछे आती है। और जब ये बात तुम्हें भीतर तक समझ आने लगती है तो तुम्हें दूसरों की राय से आजादी मिलने लगती है। तुम अब ये तय नहीं करते कि क्या पहनना है, कैसे चलना है, क्या बोलना है सिर्फ इसलिए कि लोग क्या सोचेंगे, बल्कि तुम हर कदम इस एहसास के साथ उठाते हो कि तुम्हारी कीमत किसी की नजरों से तय नहीं होती। किताब यहां बताती है कि इंसान सबसे ज्यादा इसलिए टूटता है क्योंकि वो खुद से झूठ बोलता है। वो कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता जबकि पड़ता है। वो कहता है कि वो डरता नहीं है जबकि डर उसे रोक रहा होता है। वो कहता है कि वो ठीक है जबकि भीतर कहीं दर्द उसे चुप कर देता है। लेकिन जब तुम अपने भीतर के सच को स्वीकारने लगते हो तब हीलिंग शुरू होती है, और ये हीलिंग तभी पूरी होती है जब तुम खुद से ईमानदार होना सीखते हो। इस हिस्से में किताब बताती है कि आत्मसम्मान का असली आधार यह है कि तुम खुद को दूसरों के मापदंड से ना तौलो, क्योंकि हर इंसान की कहानी अलग है, हर किसी की मंजिल अलग, हर किसी की रफ्तार अलग। किसी और की सफलता तुम्हारी असफलता नहीं है, और इसी समझ के साथ जब तुम आगे बढ़ते हो तो तुलना अपने आप खत्म होने लगती है, और तुलना का खत्म होना आत्मविश्वास की सबसे पहली सीढ़ी है। किताब आगे ये कहती है कि जब तुम खुद को गैर जरूरी समझते हो तो तुम एक ऐसे लेंस से खुद को देखते हो जो तुम्हारा नहीं बल्कि दुनिया का है, और दुनिया का लेंस हमेशा अधूरा, हमेशा कठोर, हमेशा उम्मीदों से भरा होता है। जबकि तुम्हारा अपना लेंस तुम्हें उस इंसान के रूप में देखता है जो हर गिरने के बाद उठने की ताकत रखता है। इसलिए यह जरूरी है कि तुम अपनी नजर से खुद को देखना सीखो, क्योंकि वही नजर तुम्हें ताकत देती है। यही वो मौका है जहां किताब ये सिखाती है कि अपनी सीमाओं को स्वीकारना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है, क्योंकि जब तुम ये जानते हो कि तुम कहां कमजोर हो तभी तुम जान पाते हो कि तुम्हें कहां मजबूत होना है, और यही स्पष्टता तुम्हें आगे बढ़ाती है। किताब यह भी बताती है कि खुद के लिए खड़ा होना सिर्फ एक फैसला नहीं, एक अभ्यास है, हर दिन का अभ्यास, क्योंकि हर दिन तुम्हें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो तुम्हें अपने से कम महसूस करवाना चाहेगा। हर दिन कोई ना कोई तुम्हें यह बताएगा कि तुम अभी भी पर्याप्त नहीं, और हर दिन तुम्हें खुद को यह याद दिलाना होगा कि तुम्हारी कीमत उनके शब्दों से ऊपर है।
इस हिस्से में एक और गहरी बात कही गई है कि जिंदगी में कोई भी तुम्हें तब तक नहीं रोक सकता जब तक तुम खुद को नहीं रोकते, क्योंकि असली बाधाएं बाहर नहीं भीतर होती हैं। डर, संदेह, गुलपहा और वही आवाजें तुम्हें पकड़कर वहीं रखती हैं जहां तुम खड़े हो। लेकिन जैसे ही तुम इन आवाजों पर सवार उठाना शुरू करते हो, वो कमजोर होने लगती हैं और उसी क्षण तुम आगे बढ़ने की ताकत पाने लगते हो। किताब इस बात पर भी जोर देती है कि अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें बोलना तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि इंसान बनाता है। और जब तुम अपनी भावनाओं पर शर्माना छोड़ देते हो, तब तुम अपनी ताकत को खुलकर जी पाते हो। यही नहीं, तुम धीरे धीरे उन लोगों को पहचानने लगते हो जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं और उन लोगों से दूरी बनाने लगते हो जो तुम्हें छोटा महसूस करवाते हैं। क्योंकि आत्मसम्मान का हिस्सा यह भी है कि तुम किन लोगों को अपने जीवन में जगह देते हो। इस हिस्से का अंतिम संदेश यह है कि खुद को स्वीकारने का मतलब खुद को रोकना नहीं, बल्कि खुद को मुक्त करना है। मुक्त तुलना से, मुक्त डर से, मुक्त उन आवाजों से जो तुम्हें बताते आए कि तुम कम हो। और जब तुम खुद को स्वीकार लेते हो, तब तुम अपनी असली ताकत को पहचानते हो। और यही वो ताकत है जो तुम्हें वहीं ले जाती है जहां तुम्हें होना चाहिए, अपने सबसे सशक्त, सबसे सच्चे और सबसे जीवित रूप में। जब इंसान अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा होता है तो रास्ते में सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा बाहरी नहीं होता, बल्कि अंदर बैठा हुआ वो संदेह होता है जो बार बार कहता है कि शायद तुम ये नहीं कर पाओगे। इस हिस्से में किताब उस आंतरिक आवाज को समझाती है जो हमारे प्रयासों को कमजोर करती है और हमें रास्ते से हटाने की कोशिश करती है। जीवन में किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत तब होती है जब इंसान अपने ही भीतर चल रहे संघर्ष को पहचान लेता है, क्योंकि जब तक ये नहीं समझ आता कि हम खुद ही अपने रास्ते में रुकावट बन जाते हैं, तब तक कोई भी सलाह, कोई भी योजना, कोई भी प्रेरणा काम नहीं करती। किताब इस हिस्से में कहती है कि इंसान अक्सर अपनी क्षमता को कम समझता है क्योंकि उसने खुद को कभी पूरा अवसर दिया ही नहीं। जब हम किसी लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो दिमाग तुरंत हमें उसकी कठिनाइयों की सूची दिखा देता है। कितना समय लगेगा, कितनी मेहनत लगेगी, असफल हो गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, और अगर सफल हुए तो क्या होगा। ये विरोधाभास ही हमारी प्रगति को रोकता है। दिमाग सुरक्षा चाहता है, लेकिन विकास हमेशा खतरे उठाने में होता है। इसलिए इंसान अक्सर बीच में फंस कर रह जाता है, न पूरी तरह रुक पाता है, न पूरी तरह आगे बढ़ पाता है। यही आधा अधूरा संघर्ष जीवन को भारी बना देता है। किताब बताती है कि किसी भी लक्ष्य की शुरुआत में डर और असुविधा होना प्राकृतिक है। अगर तुम्हें कोई रास्ता आसान लगे तो समझ लो कि वो रास्ता कहीं नहीं ले जाएगा। जो रास्ते बड़े होते हैं वे कठिन होते हैं, और जो कठिन होते हैं वे ही जीवन बदलते हैं। इस हिस्से में लेखक कहता है कि जब तुम किसी बड़े सपने पर काम शुरू करते हो तो पहले 30% रास्ता आत्मविश्वास से नहीं, अनुशासन से चलता है, क्योंकि शुरुआत में ना तो परिणाम दिखते हैं और ना ही गति का एहसास होता है। तुम बस रोज वही काम दोहराते हो बिना किसी चमक के। और इसी दौर में ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं मुझसे नहीं होगा, जबकि सच ये है कि वे बस अस्थायी थकान से गुजर रहे होते हैं। किताब कहती है कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति ये नहीं कि वो कितनी तेजी से आगे बढ़ता है, बल्कि ये है कि वो कितनी स्थिरता से अपने रास्ते पर टिक सकता है। स्थिरता ही गति बनाती है, और धीरे धीरे वही स्थिरता तुम्हें उस व्यक्ति में बदल देती है जिसकी तुमने कल्पना की थी। इस हिस्से में एक और बात कही गई है, कभी भी उस दिन के आधार पर अपना फैसला मत करना जिस दिन तुम निराश हो। इंसान की मानसिक स्थिति हर रोज बदलती है। कभी ऊर्जा होती है, कभी नहीं, कभी उत्साह होता है, कभी नहीं। इसीलिए अगर तुम कठिन दिनों में लिए गए फैसलों पर चलोगे तो तुम्हारे सपने टूटेंगे ही टूटेंगे। असली निर्णय हमेशा स्थिर मन से लिए जाते हैं, ना कि भावनाओं के उतार चढ़ाव में। किताब आगे कहती है कि हम अक्सर खुद को दूसरों से तुलना करके कमजोर कर लेते हैं। आज की दुनिया में तुलना से बचना मुश्किल है। किसी की सफलता सोशल मीडिया पर दिख रही होती है, किसी की कमाई, किसी का नाम, किसी का जीवन, और हम सोचते हैं कि हमारा सफर कितना धीमा है। लेकिन तुलना हमेशा अधूरी जानकारी से पैदा होती है। हमें सिर्फ दूसरों का परिणाम दिखता है, उनकी मेहनत नहीं, उनके संघर्ष नहीं, उनके असफल प्रयास नहीं। तुलना तब खत्म होती है जब इंसान समझता है कि हर सफर की गति अलग होती है। कुछ लोग 25 की उम्र में सफल हो जाते हैं और कुछ 45 में। कोई जल्दी बढ़ता है, कोई देर से, लेकिन बढ़ता वही है जो रुकता नहीं। लेखक कहता है कि दूसरे की सफलता को देखो, लेकिन उससे जलो मत, उसे अपने अंदर ईंधन की तरह इस्तेमाल करो। अगर किसी और ने कर लिया तो इसका मतलब यह है कि करना संभव है।
किताब ये भी बताती है कि इंसान तभी हारता है जब वो अपने कारणों का ईमानदारी से सामना नहीं करता। हम बार बार कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं, संसाधन नहीं, अवसर नहीं, लेकिन सच ये है कि हम डरते हैं उस मेहनत से जो उस लक्ष्य के लिए जरूरी है। अगर इंसान अपने बहानों की सच्चाई समझ ले तो उसका आधा संघर्ष खत्म हो जाए। इस हिस्से में यह भी बताया गया है कि हर बड़ा बदलाव शुरुआत में अकेला महसूस होता है, क्योंकि जब तुम अपने जीवन में सुधार के लिए कदम उठाते हो तो तुम्हें ऐसे लोगों से दूरी बनानी पड़ती है जो तुम्हें नीचे खींचते हो। शुरुआत में ये अकेलापन काटने लगता है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा स्तर बदलने लगता है और जैसे ही तुम ऊपर उठते हो वैसे ही तुम्हारे आसपास नए लोग आने लगते हैं। जीवन में हमेशा वही लोग तुम्हारे साथ रहेंगे जो तुम्हारी ऊर्जा से मेल खाते हैं। इसलिए ये समझ लो कि अकेलापन कोई कमजोरी नहीं बल्कि बदलाव का संकेत है। किताब अंत में एक महत्वपूर्ण बात कहती है, अगर तुम स्थायी बदलाव चाहते हो तो रोज छोटे छोटे सुधार करो। हर दिन 1% बेहतर होना 1 साल में 365% बेहतर बना देता है। यह सुधार इतना धीरे होता है कि कई बार दिखता नहीं, लेकिन असर गहरा होता है। यही सुधार धीरे धीरे तुम्हें उस इंसान में बदल देता है जिसे तुमने अपने मन में देखा था, मजबूत, अनुशासित, आत्मविश्वासी और अपने लक्ष्य का मालिक। आपका अवचेतन मन उसी चीज को सच मान लेता है जिसे आप बार बार दोहराते हैं, महसूस करते हैं और अपने अंदर गहराई से बसाते हैं। इसलिए इस अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप अपने मन को किस तरह के निर्देश दे रहे हैं, क्योंकि आपका अवचेतन तर्क नहीं करता, वो सवाल नहीं करता, वो बस स्वीकार करता है और उसे वास्तविकता में बदलने के लिए पूरे ब्रह्मांड को आपके पक्ष में लगा देता है। इसलिए अगर आप लगातार अपने आप से कहते हैं कि मैं असफल हूं, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास मौके नहीं आते, लोग मुझे नहीं समझते, पैसा नहीं टिकता, जिंदगी कठिन है, तो आपका अवचेतन उन्हें आदेश समझकर उसी हिसाब से घटनाएं, भावनाएं और परिस्थितियां बनाना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप उसी मन को निर्देश देना शुरू कर दें कि मैं योग्य हूं, मैं मजबूत हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मेरे लिए अनंत मौके हैं, मैं समृद्धि, प्रेम और सफलता को आकर्षित करता हूं, तो आपका अवचेतन उसी ऊर्जा के रास्ते बनाना शुरू कर देता है जहां आपकी सोच दिशा दिखाती है। इसलिए अवचेतन मन का पहला नियम है कि जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं, और दूसरा नियम है कि जो आप महसूस करते हैं वही वास्तविकता का रूप लेता है। इसलिए सिर्फ सकारात्मक शब्द काफी नहीं है, आपको उन्हें महसूस करना भी जरूरी है। जैसे अगर आप कहते हैं कि मैं अमीर हूं लेकिन अंदर डर, चिंता और कमी की भावनाएं भरी हैं, तो अवचेतन आपकी भावनाओं को ज्यादा सच मानेगा। इसलिए असली बदलाव महसूस करने से शुरू होता है, मानने से शुरू होता है, खुद को उस स्थिति में देखने से शुरू होता है जैसे वो पहले से पूरी हो चुकी है। इस प्रक्रिया को मर्फी भावनात्मक विश्वास कहते हैं, और यही विश्वास आपके अवचेतन की भाषा है। अब यह समझिए कि अवचेतन मन को प्रभावित करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है कल्पना, विजुअलाइजेशन, मानसिक चित्र, क्योंकि आपका अवचेतन शब्दों से नहीं बल्कि तस्वीरों से काम करता है। जैसे अगर आप अपने मन में खुद को आत्मविश्वासी, खुश, सफल, शांत, मजबूत रूप में देखना शुरू कर दें, और वो भी रोजाना कुछ मिनटों के लिए, तो आपका अवचेतन वही तस्वीर आपकी बाहरी वास्तविकता में उतारना शुरू कर देगा। इसलिए मर्फी कहते हैं कि हर रात सोने से पहले अपने लक्ष्य को ऐसे देखिए जैसे वो पहले से पूरा हो चुका है। कोई विरोध मत दीजिए, कोई शक मत पैदा कीजिए, बस महसूस कीजिए कि ये हो चुका है, क्योंकि सोने के समय आपका अवचेतन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है और उस समय दिए गए निर्देश सीधा आपकी वास्तविकता का हिस्सा बनने लगते हैं। अब ये समझिए कि अवचेतन मन को प्रभावित करने का सबसे ताकतवर तरीका है 2 चीजें, पहला है दोहराव और दूसरा है भावना। अगर आप किसी विचार को बार बार दोहराते हैं तो वो आपकी मान्यता बन जाता है, और अगर आप किसी विचार को गहरी भावना के साथ दोहराते हैं तो वो आपकी वास्तविकता बन जाता है। इसलिए जब भी आप अपने बारे में, अपनी जिंदगी, अपने भविष्य के बारे में बात करें तो ध्यान रखें कि आपकी आवाज आपके अवचेतन तक एक आदेश की तरह पहुंच रही होती है। इसलिए शब्दों को हल्के में मत लें, क्योंकि शब्द आपकी किस्मत का ब्लूप्रिंट है। इस हिस्से में मर्फी ये भी समझाते हैं कि अवचेतन मन सिर्फ आपकी निजी जिंदगी ही नहीं बनाता, बल्कि आपके रिश्ते, करियर, सेहत, धन और भावनात्मक दुनिया पर समान रूप से प्रभाव डालता है। जैसे एक व्यक्ति खुद को मैं लोगों के सामने बोल नहीं सकता कहते कहते इतना मान लेता है कि उसके लिए सच में बोलना कठिन हो जाता है, वहीं दूसरा व्यक्ति खुद को मैं शांत और आत्मविश्वासी हूं कहता है तो उसका अवचेतन उसी हिसाब से व्यवहार बनाना शुरू कर देता है। यानी आपका अवचेतन
आपका सहयोगी भी बन सकता है और आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी। ये निर्भर करता है कि आप उसे क्या सिखा रहे हैं। इस भाग में मर्फी ये भी बताते हैं कि अवचेतन मन आपके शरीर की चिकित्सा प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है, क्योंकि हर कोशिका आपके विचारों की प्रतिक्रिया देती है। अगर आप हमेशा डर, निराशा, तनाव और चिंता में रहते हैं तो शरीर तनाव के हार्मोन छोड़ता है जो बीमारी, थकान, तकलीफ और कमजोरी पैदा करते हैं। लेकिन यदि आप खुद को स्वस्थ, ऊर्जावान, शांत और मजबूत महसूस करवाते हैं तो अवचेतन उस भावना के अनुरूप शरीर में हीलिंग प्रक्रिया शुरू कर देता है। इसलिए कई डॉक्टर भी कहते हैं कि आधा इलाज दवा है और आधा इलाज सोच है, क्योंकि अवचेतन शरीर का असली डॉक्टर है। अब इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण भाग, मर्फी बताते हैं कि आपका अवचेतन मन हमेशा काम करता रहता है। दिन रात, सोते जागते आपका दिमाग चाहे सक्रिय हो या शांत, आपका अवचेतन एक फैक्ट्री की तरह लगातार वास्तविकता गढ़ रहा होता है। इसलिए आप जो भी बीज उसमें डालते हैं वही पेड़ बनकर बाहर आता है। अच्छा डालेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा डालेंगे तो बुरा मिलेगा। इसलिए जब भी आपको किसी समस्या का समाधान चाहिए तो सोने से पहले अपने अवचेतन से बात कीजिए। उसे निर्देश दीजिए कि मुझे सही समाधान दो, मुझे रास्ता दिखाओ। मेरा अवचेतन मेरी मदद कर रहा है। और आपको आश्चर्य होगा कि सुबह उठते ही आपके मन में एक जवाब, एक आइडिया, एक स्पष्ट दिशा खुद ब खुद उभरने लगती है। इसे ही इंट्यूटिव गाइडेंस कहा जाता है, जो आपका अवचेतन देता है। अंत में मर्फी कहते हैं कि अवचेतन मन की शक्ति चमत्कार नहीं करती, बल्कि नियमों के अनुसार काम करती है। आप इन नियमों को समझ लें, अपनाएं और उन्हें रोज इस्तेमाल करें तो आप अपनी जिंदगी में वैसा बदलाव ला सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपका अवचेतन आपकी किस्मत बदलने की सबसे शक्तिशाली जगह है और इसकी कमान आपके हाथ में है। अवचेतन मन की शक्ति को सक्रिय करने का असली राज ये है कि आप अपनी सोच को एक ऐसी दिशा में मोड़ दें जहां शक, डर, संदेह, नकारात्मक छवियां और पुरानी सीमाएं स्वतः ही पिघलने लगें और उनकी जगह एक मजबूत, स्पष्ट, सकारात्मक और दृढ़ विश्वास वाली मानसिकता ले लें। आपका अवचेतन मन कभी तर्क नहीं करता, वो केवल वही सच मान लेता है जिसे आप बार बार अपने अंदर दोहराते हैं। इसलिए अगर आप खुद को कमजोर, असमर्थ, डरपोक या अभागा बताते रहेंगे तो अवचेतन मन उसी को आपकी वास्तविकता बनाने में लग जाएगा। लेकिन अगर आप हर दिन खुद को ये बताते हैं कि आप सक्षम हैं, बुद्धिमान हैं, सुरक्षित हैं, सफलता के योग्य हैं और आपके भीतर अनंत संभावनाएं भरी हुई हैं, तो अवचेतन मन लगातार उसी दिशा में ऊर्जा भेजता है और पूरा ब्रह्मांड आपके लिए रास्ता बनाने लगता है। अवचेतन मन तक पहुंचने का सबसे गहरा रास्ता है भावनाएं। इसलिए जो भी इच्छा आप अपने अवचेतन में डालना चाहते हैं उसे इच्छा नहीं, वास्तविकता की तरह महसूस करना होगा। आप जिस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, जिस चीज की कल्पना करते हैं या जिस चीज को बार बार अपने मन में दोहराते हैं, वो तभी साकार होती है जब आप उसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। जब आपको भीतर ऐसा महसूस होने लगता है कि वो चीज आपके जीवन में तय है, संभव है और बस आने ही वाली है। जब भी आपका मन डर या नकारात्मक विचारों की तरफ भागे, आप तुरंत खुद को पकड़ें और अपने भीतर नया आदेश डालें, मैं सुरक्षित हूं, मैं सक्षम हूं, मैं उम्मीदों से भरा हूं, मेरा अवचेतन मन मेरी सभी इच्छाओं को पूरा करने में लगा है। बार बार ऐसा दोहराने से अवचेतन मन पुराने पैटर्न छोड़ने लगता है और नई दिशा पकड़ लेता है। आपकी हर समस्या, डर, चिंता, रिश्ते, धन अभाव, बीमारी, असफलता, इन सब की जड़ अवचेतन मन में छिपी हुई मान्यताएं हैं। और जब आप इन मान्यताओं को बदल देते हैं तो परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। आप जिस संसार को बाहर देख रहे हैं वो अंदर के संसार का ही प्रतिबिंब है। इसलिए अगर बाहर शांति, सफलता, प्रेम, धन और अवसर चाहिए तो पहले उन्हें अंदर बनाना होगा। अवचेतन मन को बदलने का सर्वोत्तम समय है नींद से ठीक पहले और जागने के तुरंत बाद, क्योंकि इन दोनों समयों में अवचेतन दरवाजा पूरी तरह खुला होता है। इन पलों में आप सिर्फ वही सोचें जो आप चाहते हैं, वही कल्पना करें जिसे आप पाना चाहते हैं और वही महसूस करें जो आपके सपनों के जीवन से मेल खाता है। अवचेतन मन चित्रों में काम करता है, शब्दों में नहीं। इसलिए अगर आप सिर्फ मैं सफल बनना चाहता हूं कहते हैं तो ये पर्याप्त नहीं। आपको दृश्य बनाना होगा जिसमें आप सफल हैं, सम्मान पा रहे हैं, अवसर मिल रहे हैं और आपके भीतर कृतज्ञता की चमक है। इसी तरह स्वास्थ्य के लिए आप खुद को स्वस्थ, हल्का, ऊर्जावान और मजबूत महसूस करते हुए देखें। अवचेतन मन उसी तस्वीर को शरीर में दोहराता है और कोशिकाएं उसी अनुसार दिशा बदलने लगती हैं। जब आप किसी भी समस्या के बावजूद सब ठीक है जैसी भावना बना लेते हैं, अवचेतन मन वो ठीक ठाक वास्तविकता बाहर की दुनिया में निर्मित करने लगता है। याद रखें, चिंता और डर आपके अवचेतन मन को उलझा देते हैं और प्रक्रिया धीमी कर देते हैं, जबकि विश्वास, शांत मन और सकारात्मक भावना आपके अवचेतन को तुरंत सक्रिय कर देते हैं।
अवचेतन मन हमेशा आपकी सेवा में लगा रहता है, दिन रात जागते सोते, चाहे आप ध्यान दें या ना दें, वो लगातार आपकी प्रमुख सोच को हकीकत बना रहा है। इसलिए अपनी सोच को शुद्ध, सकारात्मक, स्पष्ट, उद्देश्यपूर्ण और प्रेम से भरा रखना ही सबसे बड़ा आध्यात्मिक और मानसिक अभ्यास है। जिस पल आप मान लेते हैं कि अवचेतन मन आपकी इच्छाओं का निर्माता है, उसी पल आपका जीवन बदलने की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि अब आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं बल्कि अपनी मानसिक शक्ति के संचालक बन जाते हैं। यही अवचेतन मन की महानतम ताकत है। आप जैसा भीतर बनाते हैं वैसा ही बाहर जन्म लेता है। आपका अवचेतन मन आपके जीवन में हर वो चीज़ आकर्षित करता है जिसके बारे में आप गहराई से सोचते हैं, महसूस करते हैं और बार बार अपने मन में दोहराते हैं। क्योंकि अवचेतन मन के लिए कोई तर्क नहीं होता, वो सिर्फ उसी दिशा में काम करता है जिस दिशा में आप उसकी ऊर्जा को भेजते हैं। और इसी कारण जीवन में वही घटित होता है जिससे आप अपने भीतर सबसे अधिक सत्य मान लेते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति स्वयं को बार बार असफल, कमजोर, दुर्भाग्यशाली या अयोग्य मानता है, तो अवचेतन मन उसके लिए वही वास्तविकता तैयार कर देता है। जबकि वही व्यक्ति अगर अपने अंदर ये विश्वास जगा ले कि वो योग्य है, सक्षम है और हर परिस्थिति को बदल सकता है, तो अवचेतन मन उसी विश्वास को सच बनाने के लिए पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को उसकी ओर आकर्षित करता है। क्योंकि अवचेतन मन एक चुंबक की तरह काम करता है जो आपकी भावनाओं के सबसे मजबूत कंपन को पकड़कर उसे वास्तविक जीवन में खींच लाता है। और ये प्रक्रिया इतनी अदृश्य और लगातार चलती रहती है कि अधिकांश लोग समझ ही नहीं पाते कि उनके जीवन की घटनाओं के पीछे असल में उनकी सोच का निरंतर प्रभाव काम कर रहा है। और इसी कारण जो लोग नकारात्मक सोचते हैं उन्हें नकारात्मक घटनाएं आती दिखती हैं, तथा जो लोग विश्वास से भरे होते हैं उन्हें जीवन में अवसर स्वतः प्राप्त होते जाते हैं। इसलिए अवचेतन मन की शक्ति को सक्रिय करने के लिए सबसे पहले आपको अपने विचारों की निगरानी करनी होगी, क्योंकि एक नकारात्मक विचार भी आपके अवचेतन में बीज की तरह अंकुरित होकर नकारात्मक अनुभवों का वृक्ष बना देता है। और दूसरी ओर एक सकारात्मक वाक्य, एक सशक्त भावना और एक दृढ़ विश्वास आपके अवचेतन मन में चमत्कार पैदा कर सकता है। और जिस क्षण आप मान लेते हैं कि अवचेतन मन आपकी इच्छाओं का निर्माता है, उसी क्षण आपका जीवन बदलने लगता है, क्योंकि अब आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं बल्कि अपनी मानसिक शक्ति के संचालक बन जाते हैं। यही अवचेतन मन की महानतम ताकत है। आप जैसा भीतर बनाते हैं वैसा ही बाहर जन्म लेता है। आपका अवचेतन मन आपके जीवन में हर वो चीज़ आकर्षित करता है जिसके बारे में आप गहराई से सोचते हैं, महसूस करते हैं और बार बार अपने मन में दोहराते हैं। क्योंकि अवचेतन मन के लिए कोई तर्क नहीं होता, वो सिर्फ उसी दिशा में काम करता है जिस दिशा में आप उसकी ऊर्जा को भेजते हैं। और इसी कारण जीवन में वही घटित होता है जिसे आप अपने भीतर सबसे अधिक सत्य मान लेते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति स्वयं को बार बार असफल, कमजोर, दुर्भाग्यशाली या अयोग्य मानता है, तो अवचेतन मन उसके लिए वही वास्तविकता तैयार कर देता है। जबकि वही व्यक्ति अगर अपने अंदर ये विश्वास जगा ले कि वो योग्य है, सक्षम है और हर परिस्थिति को बदल सकता है, तो अवचेतन मन उसी विश्वास को सच बनाने के लिए पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को उसकी ओर आकर्षित करता है। क्योंकि अवचेतन मन एक चुंबक की तरह काम करता है जो आपकी भावनाओं के सबसे मजबूत कंपन को पकड़कर उसे वास्तविक जीवन में खींच लाता है। और ये प्रक्रिया इतनी अदृश्य और लगातार चलती रहती है कि अधिकांश लोग समझ ही नहीं पाते कि उनके जीवन की घटनाओं के पीछे असल में उनकी सोच का निरंतर प्रभाव काम कर रहा है। और इसी कारण जो लोग नकारात्मक सोचते हैं उन्हें नकारात्मक घटनाएं आती दिखती हैं, तथा जो लोग विश्वास से भरे होते हैं उन्हें जीवन में अवसर स्वतः प्राप्त होते जाते हैं। इसलिए अवचेतन मन की शक्ति को सक्रिय करने के लिए सबसे पहले आपको अपने विचारों की निगरानी करनी होगी, क्योंकि एक नकारात्मक विचार भी आपके अवचेतन में बीज की तरह अंकुरित होकर नकारात्मक अनुभवों का वृक्ष बना देता है। और दूसरी ओर एक सकारात्मक वाक्य, एक सशक्त भावना और एक दृढ़ विश्वास आपके अवचेतन मन में चमत्कार पैदा कर सकता है। और जिस क्षण आप मान लेते हैं कि अवचेतन मन आपकी इच्छाओं का निर्माता है, उसी क्षण आपका जीवन बदलने की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि अब आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं बल्कि अपनी मानसिक शक्ति के संचालक बन जाते हैं। यही अवचेतन मन की महानतम ताकत है। आप जैसा भीतर बनाते हैं वैसा ही बाहर जन्म लेता है। आप जैसा भीतर बनाते हैं वैसा ही बाहर जन्म लेता है।